Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखे थे होमवर्क सॉल्यूशंस, यानी कि फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 4 हमने कवर कर लिया था. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 5 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक. हाँ जी, मैं 2 ही लेक्चर्स मतलब 3 लेक्चर्स बेसिकली कवर करूँगी, 5th, 6th एंड 7th. द रीज़न इज़ क्योंकि 5th जो लेक्चर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ भी मैं आपको पार्ट्स में दे दूँ ताकि आपके लिए ईजिली कर सकें, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैप्टर नहीं भी देखा है तो वो साथ साथ करते रहेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी. मेरी वीडियो पे चलने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी. बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी. अब टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर आज स्टडी करने वाली हूँ होमवर्क सॉल्यूशन फ्रॉम लेक्चर नंबर 5th टू 7th. प्लस मैं डिस्कस ये भी करूँगी जो कॉमनली आस्क्ड डाउट्स हैं, यानी कि जो ज़्यादातर मुझे रिपीट होते हुए डाउट्स दिखे हैं जिनसे आपके जो बाकी की प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है, और हो सकता है एक आधे स्टूडेंट्स का ऐसे क्वेश्चन भी कई बार मेरे पास आए हैं, कहीं से उन्होंने सर्च किए हैं, कहीं से सॉल्व किए हैं, जैसे प्रैक्टिस की है तो उनको क्वेश्चन टफ लगा है और उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है, तो मैं वो भी आज आपसे शेयर करने लगी हूँ. देखिए लेक्चर नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये लेक्चर नंबर जो है ये बेस्ड किस पर है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर बेस्ड है. ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने स्टडी किया था और हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देखे थे. ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ यानी कि एमसीक्यूज की सीरीज़ भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी. होप सो आप सबने वो सब सॉल्व कर ली होगी. अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था. तो ये एक एनसीईआरटी का पार्ट था जो मैंने आपको कहा था भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, इसे ध्यान से समझिए, इसे करिए सॉल्व. एक्सरसाइज में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 1.18 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ही देखने को मिलेगा. क्या क्वेश्चन है मैं रीड करती हूँ आपके लिए. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में आपने इसे एक्सप्रेस करना है. अब क्वेश्चन ये राइज करता है व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन. बेसिकली जिस भी स्टूडेंट ने कहा था मैम हमसे क्वेश्चन हुआ नहीं, मैंने उन्हें कहा था एक लेक्चर डलेगा साइंटिफिक नोटेशन पे जो कि लेक्चर नंबर 21 है. ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को अभी भी इसमें डाउट है वो लेक्चर जाके देख सकते हैं. 21, 22 कुछ नियर अबाउट यही लास्ट लेक्चर है, आप जाके देख सकते हो साइंटिफिक नोटेशंस पे. साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब होता है भी आपने 10 की पावर n मतलब 10 की पावर में समथिंग में आंसर देना है. 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 लाइक दिस. कैसे करना है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 0.0048. फर्स्ट क्वेश्चन है 0.0048. अब स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन जब भी करनी होती है तो जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है, पहला नॉन जीरो डिजिट क्या हुआ, 0 एक जीरो डिजिट है, 0 भी एक जीरो डिजिट है, 0 भी एक जीरो डिजिट है. नॉन जीरो डिजिट वो होता है जो 1 से लेकर 9 के बीच में लाई करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट. तो अब यहाँ पर देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट है 4. क्लियर है, तो अब पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है. ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर मैं कहूँ भी मुझे इसके बाद डेसिमल लगाना है तो मेरा आंसर 4.8 इंटू 10 की पावर समथिंग आएगा. 10 की पावर समथिंग आएगा. पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगेगा और डेसिमल अभी कहाँ है, यहाँ है. ठीक है, नॉन जीरो डिजिट से पहले डेसिमल है. तो जब भी नॉन जीरो डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है तो पावर हमेशा नेगेटिव में आती है. याद रखिएगा, पावर जो भी आएगी हमेशा नेगेटिव में आएगी. ठीक है, अब कैसे आएगी ये रूल समझ लीजिए, ये प्रैक्टिस करने पे ही हमें कई चीज़ें क्लियर होती हैं, तो मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ. मैंने बोला पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है, इसके बाद डेसिमल लगाना है और इसका डेसिमल पहले लगा हुआ है, मतलब हमें उस नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट हैंड साइड पर आना है. इस वजह से 10 की पावर नेगेटिव लगेगी. अब कितनी नेगेटिव लगेगी देखिए, यहाँ है डिजिट, हमें यहाँ लाना है, मतलब 1 पोजिशन, 2 पोजिशन, 3 पोजिशन. 3 पोजिशन के बाद डॉट लग रहा है, 3 पोजिशन के बाद डेसिमल लग रही है, तो 10 की पावर हो जाएगी -3. 10 की पावर हो जाएगी -3. ठीक है, समझ पा रहे हैं कैसे किया है. एक बार फिर से बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, लेकिन इसको देखिए. मैंने बोला आपका क्वेश्चन है 0.0048.
नॉन जीरो डिजिट वो है जो 1 से लेकर 9 के बीच में लाई करता है। 0 एक जीरो डिजिट है, 0 भी एक जीरो डिजिट है। पहला नॉन जीरो डिजिट है 4, इसके बाद डेसिमल लेके आनी है। कितने पोजीशन जंप करेंगे भी इसके बाद डेसिमल लग जाए? 1 2 3, तो यानी कि 10 की पावर 3 लगेगी। अब हमें ये देखना है भी पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव। तो डेसिमल जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले है, इस वजह से इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है? ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। हाँ जी, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। सो मैं रेस कर रही हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस स्टूडेंट्स, अब आता है सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट है 2 3 4, ठीक है, 0 0 0। इसे साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मैंने बोला पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। पहला नॉन जीरो कौन सा है? 2 ही है। यहाँ डेसिमल लगाना है, ठीक है, यहाँ लगाना है डेसिमल, राइट। सो अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई डेसिमल दे नहीं रखा, तो हम हमेशा ना इधर से ही इधर शिफ्ट होते हैं। आप ये देखिए कहीं डेसिमल नहीं है, तो मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ, एज्यूम कर रही हूँ भी इसके बाद डेसिमल होगा, ठीक है, एज्यूम कर रही हूँ। तो अब नंबर के बाद है डेसिमल, तो या फिर एक और तरीका आपको बोलूँ इसको करने का भी, अगर नंबर के बाद डेसिमल आएगा और मैंने हाँ जी, तो मैंने आपको बोला भी अगर नंबर के बाद डेसिमल है, इसको मैं दोबारा नोट करवाती हूँ, 2 3 4 000। मैंने आपको बोला भी यहाँ पर हमें डेसिमल नहीं दे रखा, पहला नॉन जीरो डिजिट है 2, इसके बाद डेसिमल लगाना है। तो हमने क्या करना होता है, हमने आंसर देना है 2.34। 0 को तो हम नहीं डिफाइन करेंगे, सिंपल इतना लिखेंगे इनटू 10 की पावर। अब क्या आएगी? नेगेटिव नहीं आ सकती। द रीज़न इज़ क्योंकि इससे पहले कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, इससे पहले एक भी डेसिमल नहीं है, 2 से पहले कुछ भी डेसिमल नहीं है। ऑब्वियसली होगा डेसिमल तो इसके बाद होगा 0.00 समथिंग, है ना। तो इससे पहले तो नहीं है, तो मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब कितनी पोजीशन, मतलब कितने नंबर पॉजिटिव आएगा वो देखते हैं। देखो 1 2 3, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 जगह आगे आएंगे, फिर जाके डेसिमल लगेगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 5 हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया दोबारा बताती हूँ। यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ था, हमने नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो पीछे से शुरू करेंगे काउंट करना, कितनी पोजीशन आगे आए भी यहाँ डेसिमल लग जाए, 5 पोजीशन आगे आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। सो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप में से कई बच्चे पता क्या बोलेंगे मुझे, मैम 2 3 4 000 है, इसे हम 2 3 4 000 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 234 इंटू 10 की पावर 3। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन जब भी हमें लगाना होता है ना, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना कंपलसरी है। तो आप इसको इतना करने के बाद भी कर सकते हो। 2.34 यानी कि 1 2 पोजीशन से पहले आएगा, तो 2 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको वे मेथड इजीली लगे। ठीक है, ये तो था सेकंड पार्ट इसका। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट करेंगे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स इसका। एक चीज़ और मैंने आपको प्रीवियस वाले अपने लेक्चर में भी बोला था, आपने क्वेश्चंस चेक करने हैं आपके कितने सही हैं, और फिर कमेंट बॉक्स के अंदर नेम, सिटी और अपना बताना है भी हाँ जी हमारे इतने अटैम्प्ट सही हुए और हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ। इससे क्या होगा, एक तो आपको ये पता चलेगा भी आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स के साथ है ना। बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करेंगे, लेकिन ये टेंशन नहीं लेनी भी मैम उनके तो इतने नंबर हैं, हमारे कम आ गए या हमारे ज़्यादा आ गए। कम आ गए तो कोई बात नहीं, ये कोशिश करना भी अगली वीडियो में ना हम इन्हें बीट कर सकें। ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है, हारोगे तो ही जीतोगे। अगर जीतते भी जाओगे ना तो जीत की वैल्यू नहीं होगी। जब तक आप हारोगे नहीं ना तब तक आपको जीत की वैल्यू नहीं होगी। तो आपके अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी। जब मैं पढ़ती थी मेरे भी गलत होते थे, ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या आता है। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स है 8008, सेम एज सेकेंड पार्ट है, सेम, बस इतना फर्क है उसमें पीछे 3 जीरो थे, यहाँ पे नहीं है। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगना। पहला नॉन जीरो डिजिट है 8, इसके बाद डेसिमल लगना मतलब 8.008। अब इंटू 10 की पावर क्या करेंगे, मैंने कहा है ना साइंटिफिक नोटेशन लिखना मतलब इंटू 10 की पावर समथिंग। अब इसका मतलब क्या होगा, कितनी 10 की पावर, यहाँ से शुरू करो, 1 2
तीन डिजिट से पहले लगेगा तो क्या आ जाएगी 10 की पावर 3 आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8.008 इंटू 10 की पावर 3। क्यों? क्योंकि 1 2 3 डिजिट से पहले अपने डेसिमल लगाना है, इस वजह से 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये था थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स। देखिए फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है 500.0। तो अब इस केस में कैसे करेंगे? अब इस केस में आपको डेसिमल दे रखा है और आपने डेसिमल कहाँ लेके आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, इसके बाद डेसिमल लेके आना है, मतलब आपने आंसर लेके आना है 5.000 है ना, ये आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर डेसिमल है, कितनी पोजीशंस आगे लेके आना है? 1 और 2 पोजीशंस लेके आना है, तो इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 5.000 इंटू 10 की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 500.0 के इक्वल हो जाएगा। डेसिमल को इधर लेके आना है, कितने आगे लेके आना है? 2 डिजिट आगे लेके आना है, तो बस इंटू 10 की पावर 2 कर दो। ये इस तरफ आने के लिए होता है, जब आप इस तरफ आते हो तो ये होता है, जब आप इस तरफ जाओगे ना स्टूडेंट्स तो नेगेटिव साइन लगेगा। इस तरफ आ रहे हो इसलिए +2 लगा है। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है। देखिए फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है 6.0012। 6.0012। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहला नॉन जीरो डिजिट है 6 और 6 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो ये कैसे करेंगे? आप कहोगे मैम इसका डेसिमल हटा देते हैं। नहीं, साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस करने का मतलब है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और इंटू 10 की पावर कुछ होना चाहिए। जब हमें पता है पहले ही डेसिमल लगा हुआ है तो इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे 10 की पावर 0 क्यों किया? 10 की पावर 1 करो ना। नहीं, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 10 की पावर n होता है ना, मतलब जैसे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 की पावर 0 पुट करेंगे तो उसका मतलब होता है 1। यानी कि अगर आप 10 की पावर 0 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर 6.0012 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, है ना। इसीलिए हमें एक्सप्रेस तो करना है साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में, तो हम इसे इंटू 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मज़ेदार है, स्टार लगा लीजिए, थोड़ा डिफरेंट है, कंफ्यूज हो सकता है कोई ना कोई इसमें। ठीक है, सो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1.18 जो एनसीईआरटी से दिया था। अब हम देखने लगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है हम वो देखते हैं। उन्होंने हमें बोला है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इस जो केस में आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर से आपको 6 ऑप्शन दिए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पे मैंने प्रीवियस जो हमारा होमवर्क सॉल्यूशन था उसमें भी आपको करवाया था होमवर्क। अब देखिए पहला आता है 0.0025। पहला आता है 0.0025। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने के लिए हम कहते हैं पहला नॉन जीरो डिजिट से ही चेक करेंगे। अगर 0 आ रहा है और उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मान लो एक बार यहाँ पर समझाती हूँ। मान लो एक दे रखा है 0.012, ठीक है, और एक दे रखा है 1.0123। इसको 0 को अच्छे से लिख देती हूँ। हाँ जी, तो इन दोनों केसेस में कितने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। पहला नॉन जीरो कौन सा है? 1, तो यहाँ से काउंट होंगे, ये 0 काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर इस 0 से पहले कोई एक आ जाता है नॉन जीरो डिजिट, ये जैसे कि 1 आ गया, तो ये सारे 0 काउंट होंगे, तो ये सारे डिजिट्स काउंट होंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल तो आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ वीडियो में, पर फिर भी हम ये देखते हैं। इसमें वो कहता है 0.0025 है। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2, तो यहीं से काउंट होगा। इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे से लिख रही हूँ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड इसका क्या है। सेकेंड में वो हमें बोलता है 208। 208 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 208 में? 1, 2 एंड 3। आई गेस ये होमवर्क मैं आपको दे भी चुकी हूँ एक बारी। हाँ जी, तो 208 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। फोर्थ देखिए, फोर्थ है 5005।
5005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है 1 2 6 0 0 0। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखो इसे हम लिख सकते हैं 126 इंटू 10 की पावर 3, 3 जीरो है इसलिए 10 की पावर 3 लिखा। और आपको पता है भी ये जो 10 की पावर में कुछ भी हो इसकी वैल्यू होती नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसके कैलकुलेट करेंगे? 126 के कैलकुलेट करेंगे। तो 126 के केस में कितने होंगे? 1 2 एंड 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। रीज़न क्या है भी? अगर 10 की पावर कुछ भी अगर हम कर देंगे ना, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं करते, इस वजह से। तो क्या चीज़ इसके अंदर रह जाएगी? इसमें सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी 126, तो सिर्फ इसके काउंट करेंगे और वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, अदरवाइज इसे नोट करेंगे। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या आता है। अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करती हूँ, ये वाला मैं करवा चुकी हूँ, आपको होमवर्क में दिया था 500.0, है ना? 500 के बाद डेसिमल लगा है और 0 लगा है। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 5 इंटू 10 की पावर 2। ये बिल्कुल गलत है। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा है, मतलब कि जब इसे डिवाइड किया गया था किसी नंबर को और ये आंसर आया तो 0 तक, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक उसका आंसर कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट पहले आ चुका है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाँ, अगर ये 5000 नॉर्मल लिखा होता, कोई डेसिमल ना होती, तो मैं इसे कह सकती थी 5 इंटू 10 की पावर 3 और फिर कहती है एक सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन यहाँ डेसिमल है, मतलब कि इतना कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब आता है लास्ट पार्ट, इसका देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में वो क्या कहता है हमें? सिक्स्थ पार्ट में वो बोलता है हमें 2.0034। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? सिंपल है, नॉन जीरो डिजिट 2 है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1.19 क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखने लगे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप खोल सकते हैं, इसे अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। 1.20 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जब भी आप आंसर निकालोगे। सबसे पहला पार्ट जो इसमें आता है वो है, देखिए 34.216। अब कई स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले इसे सॉल्व नहीं किया हुआ, पहले होमवर्क नहीं किया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, फिर मेरे से चेक करिए, ठीक है? सो ये क्या 34.216। अब हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ की क्या होती थी टेक्निक? 5 से अगर कोई बड़ा नंबर है तो वो अपना एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देता है। यहाँ देखिए 6 जो है 5 से बड़ा है, तो ये अपना डिजिट किसको दे देगा? 1 को दे देगा, ठीक है? तो इसका राउंड ऑफ पहले नॉर्मल करेंगे, क्या होगा? 34.22, ठीक है? आंसर क्या पूछा उसने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है, मतलब कि सिर्फ 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो क्या होगा? 1 2 3, 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे? 34.2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहले नॉर्मल उसका राउंड ऑफ कीजिए, फिर जो उसने क्वेश्चन में पूछा है उसे वैसे कर दीजिए, ठीक है? अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए क्या कहता है वो। पार्ट नंबर 2 में है 10.4107। पहले नॉर्मल राउंड ऑफ करेंगे, 5 से कोई बड़ा डिजिट है तो वो अपना एक नंबर आगे शिफ्ट करेगा। 4 क्या 5 से बड़ा है? नहीं। 1 बड़ा है? नहीं। 0 बड़ा है? नहीं। 7 बड़ा है, तो ये क्या करेगा? अपने एक डिजिट इसे दे देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 10.411। ये राउंड ऑफ नॉर्मल हो गया, लेकिन उसने बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि 1 2 एंड 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10.4। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। करना क्या है? बस नॉर्मल राउंड ऑफ करो, फिर जो क्वेश्चन में अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए 4 लिख दे, 5 लिख दे, तो उस अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हमारा जो इसके अंदर आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 0.04597। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए।
अपनी बुक्स में भी स्टार लगा लीजिए और वहीं सॉल्व कर लीजिए पेंसिल से। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, भी 5 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, अपने एक डिजिट इधर शिफ्ट कर देगा। तो क्या राउंड ऑफ होगा यहाँ पर हमारा राउंड ऑफ आएगा 0.046। लेकिन अब आप कहोगे उसने बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यहाँ सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर है, तो ये राउंड ऑफ गलत है। फिर राउंड ऑफ हम क्या करेंगे, 7 वाला डिजिट अगर आगे शिफ्ट कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका शिफ्ट आगे करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसके पीछे एक 0 लगा देंगे। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो मैं 7 का राउंड ऑफ करती हूँ तो एक डिजिट आगे जाएगा तो 9 है, 9 में एक ऐड करोगे 10 हो जाएगा। अब 10 का एक नंबर फिर आगे जाएगा, आंसर तो यही आएगा 0.46। लेकिन आपने एक पीछे 0 लगा देना है क्योंकि उसने बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसका आंसर देना है। ठीक है, सो अब ये तो इतना तो हो गया हमारा 0.0460। सो हमने ये वाला पार्ट देख लिया था, थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है फोर्थ पार्ट। देखिए क्या है फोर्थ पार्ट, 2808। अब जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो इसे हम पहले डेसिमल पॉइंट तक लेके आएंगे। हमें पता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो इसको डेसिमल तक लाने का मतलब 2.8 करेंगे। और वो कैसे होगा, जब हम इधर से इधर आ रहे हैं, डेसिमल तो कहीं पर भी नहीं है ना, इधर से इधर आएंगे तो 10 की पावर कितना करेंगे, 1 2 3 डिजिट आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर 3। ये तो नॉर्मल हम जैसे करते हैं। अब मैंने बोला आपको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ चाहिए, तो 3 का मतलब यहाँ तो 2 ही हैं और इसका अगला डिजिट जो है वो 0 है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2.80 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, सो इसे हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एज अ होमवर्क दिया गया था इन लेक्चर नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर बी के नाम से, ABC के नाम से मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। क्वेश्चन बी जो था वो होमवर्क था। क्या क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले आपके लिए रीड कर देती हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन जो लॉ है उस पर बेस्ड है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, टिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जो टिन है मतलब SN, वो ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। SN और ऑक्सीजन कंबाइन करके 2 कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन से वो बनाते हैं 2 कंपाउंड्स, कंपाउंड A और कंपाउंड B। कंपाउंड A के अंदर SN की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितनी है, 78.77, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन है 21.23। वाइल कंपाउंड B के अंदर, ठीक है, टिन कितना प्रेजेंट है, 88.12, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 11.88। अब वो हमसे पूछता क्या है, ये आपको बोर्ड्स के अंदर बेसिकली पूछा जाता है, मतलब आपके जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। शो दैट द अबव डाटा फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम इसे कैसे शो करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता था, सबसे पहले हम उसे रिवाइंड करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें ये स्टेट करता है भी 2 कंपाउंड्स अगर वो एक से ज़्यादा, मतलब 2 एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइम पर एक एलिमेंट जो है उसकी रेशो फिक्स रहेगी, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं, है ना, जो रह जाते हैं, उनकी जो रेशोज़ होंगी वो एक होल नंबर रेशो बियर करेंगी। ये होता है। अब इसको प्रूव कैसे करना है देखते हैं। देखिए कंपाउंड A के अंदर अगर मैं बोलती हूँ भी SN की और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, मतलब 78.77 रेशो ऑक्सीजन कितनी है, 21.23, ये होगा स्टूडेंट्स 3.7:1। ठीक है, ये होगा। ये तो था कंपाउंड A का केस। अब कंपाउंड B का केस अगर मैं आपको बताती हूँ, कंपाउंड B में देखिए SN, कंपाउंड B के अंदर SN की और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, SN की रेशो दे रखी है 88.12 और ऑक्सीजन की आपको रेशो दे रखी है 11.88। स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी रेशो देखती हूँ ये आएगी 7.4:1। सो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं भी, ऑक्सीजन देखिए दोनों मतलब दोनों कंपाउंड A कंपाउंड B में 1:1 रेशो बियर कर रहा है, मतलब उसकी तो रेशो फिक्स्ड है। लेकिन जो टिन है वो क्या करता है, एक होल नंबर रेशो बियर करता है। कैसे देखिए 3.7:4.7। ठीक है, तो ये क्या है, सॉरी 4.7 लिख दिया, 7.4 है। ठीक है, 3.7:7.4, ये एक होल नंबर रेशो है, दैट इज 1:2।
यानी कि अगर हम किसी एक एलिमेंट को, जैसे ऑक्सीजन की रेशो को फिक्स कर देते हैं, 1 कर देते हैं, दोनों में 1 1 है, तो जो रह जाती है उनकी रेशो जब हम देखेंगे तो वो एक होल नंबर रेशो होगी, दैट इज़ 1:2 आ रही है या 1:3, जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में निकलेगी। सो ये क्या करता है, ये स्टेट करता है भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन नंबर डी में वो हमें दे रहा है व्हेन x ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, कोई x ग्राम हमें दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है, वॉज डीकम्पोज्ड। डीकम्पोज्ड का मतलब भी वो टूट गया, किस में डीकम्पोज हुआ, ठीक है, किस में वो मतलब मैं कह सकती हूँ भी स्प्लिट हुआ, वो स्प्लिट हुआ 1.92 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ, और वो भी कितना 1.92 ग्राम्स प्लस एंड 2.96 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और किस में वो स्प्लिट हुआ, पोटेशियम क्लोराइड में स्प्लिट हुआ, और पोटेशियम क्लोराइड कितना दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, वो दे रखा है 2.96, हाँ जी, वो इसमें स्प्लिट हुआ। अब वो कहता है फाइंड द x, x की वैल्यू आपने बतानी है भी, ठीक है, जो ये है ये कितने में स्प्लिट हुआ। सो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है भी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1.92 प्लस 2.96। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.88 ग्राम्स। क्लियर है? कैसे किया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया, क्यों, क्योंकि उसने कहा भी कोई भी एक कंपाउंड है x जो स्प्लिट होता है दो मतलब कंपाउंड्स के अंदर, एक ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है और एक पोटेशियम क्लोराइड में, तो x की वैल्यू बताइए। तो आप सारे लॉज रिवाइंड कीजिए और सोचिए ये किस लॉ को फॉलो करता है। ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रही है, हमने कंबशन के भी केसेस देखे थे, है ना। सो इसमें क्या करना है, रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास के इक्वल कर देना है, उन दोनों को ऐड कर दो, वो आंसर आ जाएगा x का, यानी कि 4.88 ग्राम्स आ जाएगा। अब हम देखने लगे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अब आती है MCQ सीरीज। ठीक है, MCQ सीरीज को हम फॉलो करने वाले, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी। सो मैंने क्या किया, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। आपको मैंने एक इकट्ठे मतलब वो दिया था, शीट दी थी 7 क्वेश्चंस की, फिर 12 क्वेश्चंस की, कुछ ऐसा था। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस MCQ सीरीज में मैं सबसे पहले आपको डिक्टेट कर रही हूँ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड H2O। अब दो एलिमेंट है हमारे पास, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ये दोनों कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं H2O2 और एक बना रहे हैं H2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब वो कहता है जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 5.93% प्रेजेंट है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो 11.2% प्रेजेंट है रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ये बोलता है, ये जो डाटा आपको दे रखा है ये हमें क्या इलिस्ट्रेट करता है, हमें क्या डिपिक्ट करता है, क्या बताना चाहता है हमें। सबसे पहला ऑप्शन है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है क्या ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को डिपिक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन है क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, या फिर लास्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो याद कीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमें उसके मासेस का होना ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए भी रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, क्या रिएक्शन अकर कर रही है। सो एज सच इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये तो है ही नहीं ऑब्वियसली। फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आप सबको याद होगा, जब मैं कहती थी भी मतलब पानी, आप पानी की बात कर रहे हो, वाटर की बात कर रहे हो, वाटर की रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ पर भी वही होगी, मैं हिमालय पर चली जाऊँगी तो भी वाटर की रेशो वही होगी। ठीक है, मैं राजस्थान में चली जाऊँगी तो भी वाटर की रेशो वही रहेगी। अमाउंट की बात नहीं कर रही, रेशो की बात कर रही हूँ। मतलब वाटर का फॉर्मूला आपको पता होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो दो वाटर जैसे H के मॉलिक्यूल्स हैं तो 2:16 हो जाएगा, है ना, यानी कि 1:8। ये रेशो फिक्स रहती है, ये रेशो फिक्स रहती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब आप इधर देखिए H2O2 के केस में क्या रेशो है, ठीक है, 2:32, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 16। तो इन केसेस में देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता था, अभी रेशो फिक्स रहेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंपाउंड बन रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दो कंपाउंड की बात थी ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास आता है थर्ड,
या तो ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन याद कीजिए क्या होता था, उसमें हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते थे, और मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब अभी करवा के हटी हूँ मल्टीपल का एक एग्जाम्पल भी, 2 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक की तो फिक्स रहेगी और दूसरे की होल नंबर रेशियो में होगी। अब यहाँ H2O2 में हाइड्रोजन की 1 है, इधर H2O में भी हाइड्रोजन की 1 है, मतलब हाइड्रोजन की रेशो 1 फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन की मतलब 16:8 यानी कि 2:1 क्या है, फिक्स्ड हो गई। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत ईजी सा था, टाइम वैसे इसमें लगना नहीं चाहिए, बट मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि पेपर में आपको टाइम ना लगे। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज का क्या है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विच इलिस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ जी, तो एक पहचान है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की भी, बेसिकली उसके अंदर 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ये पहचान है। ठीक है, आपको याद होगा मैं एक ट्राइंगल सा बनाती थी, है ना, भी मतलब 2 एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे हैं, एक ट्राइंगल सा बनने को मिलता है, तो ये पहचान होती है। अब देखते हैं किन के अंदर हमें 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है N2O3, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, N2O4 नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, N2O5 इसे ऐसे लिख लेना, N2O3 ऐसे, ठीक है, ये टाइप किया तो कर कैसे है, तो यहाँ तो 2 ही एलिमेंट्स है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नहीं भाई ये तो है ही नहीं रेसिप्रोकल। मैंने पहले ही बोल दिया रेसिप्रोकल में 3 अलग एलिमेंट्स मिलेंगे और वो एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। सेकेंड देखते हैं NaCl, NaBr, NaI मतलब आयोडीन, सो ये भी नहीं है, इन तीनों में सोडियम तो एक है ही, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, 4 एलिमेंट हो गए, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, CS2 एक है कार्बन, एक है सल्फर, CO2 एक है ऑक्सीजन, ठीक है, SO2 हाँ जी, देखो पहला कंपाउंड बन रहा है CS2, इन दोनों के बीच में CS2, सेकंड बन रहा है CO2, इन दोनों के बीच में CO2, थर्ड बन रहा है SO2, इन दोनों के बीच में, बन गया ना ट्रायंगल, और तीनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। सो ये कौन सा है हमारा, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, 2 ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है, एक बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, in which the ratio of the weight of carbon and oxygen is 12:16, ठीक है, and 12:32 respectively, ये उसने हमें दे रखा है। These figure illustrate the, अब ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पहला ऑप्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आपको याद होगा, नीचे से शुरू करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है, ये बताता है भी उसकी रेशो फिक्स रहेगी। यहाँ कार्बन की तो रेशो सेम है, ऑक्सीजन की तो सेम नहीं है, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है ये। अब क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सी ऑप्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करने के लिए हमें गिवन मास देना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रॉपर रिएक्शन दिखानी चाहिए, तो वो भी नहीं हो रही है, मासेस की बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। जब भी रेशो की बात आएगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो है ही नहीं, ठीक है। अब आता है बी ऑप्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को आने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन रह गया, अब या तो आप पेपर में ये सोचने बैठो भी वो लॉ होता क्या है, या सीधा टिक लगा के आओ, है ना। लेकिन एक बार फिर भी हमें देखना चाहिए भी जो हम कर रहे हैं सही है नहीं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता था, किसी भी एक एलिमेंट की रेशो फिक्स रहेगी और दूसरे की एक होल नंबर रेशो में आएगी। तो यहाँ कार्बन की फिक्स है और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, होल नंबर रेशो, यानी कि 16:32 यानी कि 1:2। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉस्फोरस फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। फॉस्फोरस अब 2 ऑक्साइड बना रहा है, P2O3 बना रहा है और P2O5 बना रहा है। कौन से P2O3 एंड P2O5। उसके बाद वो क्या कहता है, विच लॉ कैन बी फॉलोड बाय द वेट ऑफ
फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। कौन सा लॉ ये फॉलो करता है? वो कहता है, पहला आता है कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन है, यहाँ फॉस्फोरस 2:3 में है, 2:3 मतलब फॉस्फोरस इंटू 2 और इसकी, और ये अलग ही रेशो है, सेम तो दिख नहीं रही मुझे। फिर आता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर आता है गेल-लुसाक्स लॉ, और आता है कंजर्वेशन ऑफ मास। नीचे से ही शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अभी बता के हटी हूँ, उसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शंस चाहिए, वो नहीं है, और हमें गिवन मासेस देने हैं, वो नहीं दे रखा। गेल-लुसाक्स लॉ तो वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब आता है बी पार्ट मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी बता के हटी हूँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, किसी एक की रेशो फिक्स्ड होती है। यहाँ पर भी P2 है, यहाँ पर भी P2 है, मतलब फॉस्फोरस की रेशो फिक्स्ड है। फ़र्क किस में आ रहा है? ऑक्सीजन की रेशो में। यहाँ 3 में है और यहाँ 5 में है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक होल नंबर रेशो बियर कर रहे हैं, और फॉस्फोरस की रेशो क्या है, फिक्स्ड है। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम देखने लगे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बना रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो कंबाइंस विद सोडियम। अब हाइड्रोजन क्या करता है, देखो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है और HCl बना रहा है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन क्या करता है, सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है और NaH बना रहा है। सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है और NaH बना रहा है। आगे देखिए, इफ सोडियम एंड क्लोरीन ऑल्सो कंबाइन विद ईच अदर, अगर ये दोनों भी एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, दे विल डू सो इन द रेशो ऑफ देयर मासेस एज। अब हमने बताना है अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो किस रेशो में ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले देखना है भी हाइड्रोजन और क्लोरीन किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये 1 रेशो 35.5 में कर रहे हैं। अब इधर आ जाइए NaH में, देख लीजिए हाइड्रोजन और सोडियम का क्या रेशो है। सोडियम का होता है 23 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन की रेशो तो क्या है, फिक्स्ड है, 1 है, लेकिन क्लोरीन की 35.5 है और सोडियम की 23 है। तो यहाँ पर अब NaCl जो बनेगा उसमें Na की कितनी होगी, 23, और Cl की कितनी होगी, 35.5। तो आंसर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अब एक और चीज़, यहाँ गलती नहीं करनी, यहाँ Na लिखना है, यहाँ Cl, क्योंकि हमेशा जब भी कंपाउंड बनता है तो पॉजिटिव वाला पहले आता है, नेगेटिव वाला बाद में आता है, यानी कि NaCl बनेगा, Cl Na नहीं बनेगा। तो अब रेशो में भी देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पहला ऑप्शन है 23 रेशो 35.5 और सेकंड ऑप्शन है 35.5 रेशो 23। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 23 रेशो 35.5, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं 6th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपसे पूछा गया है भी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 519.00, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखिए जब भी मैं बोलती हूँ भी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 5, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिल रहा है भी डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हम उसे काउंट करेंगे वेदर इट इज़ 0 और इट इज़ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट उससे पहले आ चुका है तो वो काउंट होगा। अगर यहाँ नहीं होता, इससे पहले 0 होता तो वो 0 काउंट नहीं होगा। समझ पा रहे हो, मैं कहना चाहती हूँ भी अगर कोई पहले 0 से पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाता है, ठीक है, और वो 0 डेसिमल के बाद है तो वो भी काउंट होगा। इसका मतलब होता है भी हमने कुछ लेवल तक उसे डिवाइड किया था और हमारा ये आंसर आया है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो स्टूडेंट्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सेकेंड ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 2503। सेकेंड ऑप्शन है 2503। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4। अब देखिए ये तो था बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है 0.0500। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारा यहाँ पर 5,
यही चीज़ हमें समझनी है। देखो ज़ीरो को हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि इससे पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। नॉन ज़ीरो डिजिट वो होता है जो 1 से लेके 9 के बीच में लाई करता है, तो इससे पहले नहीं है। सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 5, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे 1, 2 एंड 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है स्टूडेंट्स। लास्ट ऑप्शन है 0.008। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखिए यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ही 8 है, तो यहीं से काउंट होंगे। इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 है। अब आपका क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से किसके पास 3 है? तो पहले ऑप्शन में 5 है, ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में 4 है, सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कितनी है? 3 है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो उससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं तो अपनी नोटबुक्स में से नोट डाउन कर लेंगे। आई होप सब सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके देखे हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका साइंटिफिक नोटेशन पर। देखिए क्या क्वेश्चन है। द साइंटिफिक नोटेशन क्या होता था? भी आपने आपको कोई डिजिट दे रखा है, उसको आपने डेसिमल में लिखना है और क्या करना है? इंटू 10 की पावर n समथिंग कुछ भी कर लेना है। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है ना। सो हमें इस वे में इसे डिनोट करना है। आप देखिए, हो सकता है स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जैसे टाइप किया तो मेरा एक आधा ज़ीरो ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे। मैं जो क्वेश्चन मैंने लिखा है मैं उस अकॉर्डिंग चेक करूँगी। तो यहाँ ज़ीरो काउंट करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल का लगना। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 6 है। 6 के बाद डेसिमल लगना है और ये डेसिमल यहाँ है, इस डेसिमल को हमें यहाँ लगाना है। तो काउंट करना शुरू करेंगे। भी कितनी प्लेसेस हमें चलना पड़ेगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब 11 प्लेसेस ये डेसिमल चलकर कहाँ आ जाएगा? 6 के बाद आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर क्या होगी? अब देखिए 6.8 तो समझ आ गया, अभी उसने 11 प्लेसेस चला और डेसिमल 6 के बाद आ गया। अब मैंने आपको पहले बोला था भी अगर डेसिमल इधर है और हमने राइट हैंड साइड चलना है तो क्या 10 की पावर कुछ भी होगी वो माइनस में आएगी। 10 की पावर कुछ भी होगी वो माइनस में आएगी। तो कितनी प्लेसेस ये चला? 11 प्लेसेस चला, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 6.8 इंटू 10 की पावर -10, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है? 6.8 इंटू 10 की पावर -11, है ना। नहीं सॉरी 68 इंटू 10 की पावर -11, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा आंसर है 6.8। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? 6.8 इंटू 10 की पावर -11, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइपिंग करिए, हो सकता है मैंने 1 ज़ीरो कम या ज़्यादा कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 कहता है 1 पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए एलिमेंट का एक एलिमेंट है, इसका एक पार्ट जो है वो कंबाइन करता है 2 पार्ट्स ऑफ बी से। मतलब ये एक पार्ट है और ये बी के 2 पार्ट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, 6 पार्ट ऑफ एलिमेंट सी जो एलिमेंट है इसके 6 पार्ट जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं विद 4 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट बी के 4 पार्ट्स के साथ। इफ ए एंड सी कंबाइन टुगेदर, हाँ जी, वो कहता है, इस चीज़ को ना मैंने ऐसे लिख दिया, इसको आप ऐसे मत लिखना, नॉर्मल एक बार लिखिए इसे। देखिए मैंने बोला ए का 1 पार्ट जो है वो बी के 2 पार्ट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, सी के 6 पार्ट्स जो हैं वो बी के 4 पार्ट्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और अब वो कहता है ए और सी क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, विद द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो कौन सा लॉ गवर्न होगा? कैसे करना है? आप एक चीज़ देखिए, इसको आप और किस तरह से लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो भी ए, ठीक है,
बी और सी। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है? इसे थोड़ा नीचे बनाती हूँ ताकि आपके लिए ना ये थोड़ा इजीली समझ आ जाए। थोड़ा नीचे यहाँ बनाते। देखिए मैंने बोला ए है, यहाँ मैंने बी बनाया और यहाँ मैंने सी बनाया। इसका रीज़न मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ए जब बी के साथ कंबाइन कर रहा था तो ए 1 रेशो में था और बी कितने रेशो में था, मतलब बी के 2 पार्ट्स थे, है ना। जब बी और सी कंबाइन कर रहे थे तो बी 4 पार्ट्स में था और सी 6 पार्ट्स में था। अब वो हमें बोलता है बी ए और सी कंबाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ट्राइंगल क्यों बना के दिखाया है, क्योंकि ये जो लॉ है स्टूडेंट्स, मैंने जिसमें कहा था आपको 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ए बी सी, ये लॉ हमारा कौन सा होता है, ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पहला ऑप्शन देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता था, जैसे कि मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो रही है, मतलब वाटर की जो रेशो है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर के अंदर जो रेशो है 1:8, वो फिक्स है। चाहे सी वाटर ले लो, माउंटेन में जाके आप पानी पी रहे हो, ठीक है, या राजस्थान ले लो, सारी जगह उसकी जो रेशो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वो फिक्स्ड है, वो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये तो वो बिल्कुल ही नहीं है, इसकी रेशो तो फिक्स ही नहीं है। देखो यहाँ पर ए का 1 पार्ट है, यहाँ बी का 2 है, लेकिन यहाँ बी का 2 है मतलब 4 है और यहाँ सी का 6 है, तो कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है किसी की भी। तो बी ऑप्शन का कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता था, 2 एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते थे, लेकिन यहाँ कितने एलिमेंट है, 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आता है हमारा, ये आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमें 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल था, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है आपकी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12 और कार्बन 14 के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है टू फॉर्म 2 सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आइसोटॉप्स है, कार्बन का 12 है आइसोटॉप है और एक 14 आइसोटॉप है। ऑक्सीजन इन दोनों के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, राइट। देखिए इसमें ये लिखा है भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, C12 और C14 के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ जो है ये बन रहा है, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, सोच के देखिए। क्या मास ऑफ, मतलब इसमें हमने ये बात करी गई है, इसके अंदर हमने एक बारी भी कहा भी रिएक्टेंट के अंदर ये मास था, प्रोडक्ट के अंदर ये मास था, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ की डिस्कशन ही नहीं हुई। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब सेकंड देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता था, 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए थे, तो रेसिप्रोकल भी नहीं हो सकता। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता था, 2 एलिमेंट्स, जैसे कि एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड तो हमारा एक ही बन रहा है ना, कंपाउंड तो 2 नहीं बन रहे, कंपाउंड तो CO2 ही बन रहा है, तो इसलिए ये लॉ भी नहीं होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा नन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चाहे तो मैं कर सकती थी, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैं स्पेशली कहा करती थी भी 2 एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन यह कंपाउंड तो CO2 बन रहा है, चाहे कार्बन उसके अंदर आप 12 यूज़ कर रहे हो चाहे 14 यूज़ कर रहे हो, बन तो कार्बन डाइऑक्साइड रहा है ना। उसने कहा ना दोनों क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल बनाते हैं, तो कंपाउंड एक बन रहा है। अगर कंपाउंड 2 बनते तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सही था, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नन करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर स्टूडेंट्स। देखिए क्या है क्वेश्चन 10, Which one of the following pairs of compounds illustrate the law of multiple proportion? इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सिंपल सा फंडा होता था भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें हमें क्या चेक करना है, 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि वो 2 और मोर कंपाउंड्स बना रहे हैं, राइट। मतलब एक तो बनाना ही नहीं,
दो या दो से ज़्यादा बन रहे हैं, है ना। तो देखते हैं, दो एलिमेंट चेक करेंगे। सबसे पहला केस देखिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दो तो हैं, और सोडियम भी प्रेजेंट है। यहाँ तो तीन एलिमेंट आ गए, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि H2O में तो चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, फिर Na2O है, उसमें तो सोडियम भी आ गया, सोडियम की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में सिर्फ दो एलिमेंट्स चाहिए। बी ऑप्शन देखिए, MgO और Na2O। अब यहाँ पर मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है और सोडियम भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एलिमेंट्स कितने चाहिए थे, हमें दो ही एलिमेंट्स चाहिए थे, लेकिन तीन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी देखिए, Na2O और BaO। अब इधर फिर सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी और बेरियम भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमें कितने चाहिए, हमें दो ही एलिमेंट्स चाहिए, है ना। अब देखिए SnCl2 SnCl4, यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स में Sn और Cl सिर्फ दो ही एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। Sn और Cl से पहला एक कंपाउंड बनाया गया SnCl2 और फिर दूसरा कंपाउंड बनाया गया SnCl4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, दो एलिमेंट्स चेक करने थे, बाकी सब में दो नहीं थे, तीन थे, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दी गई है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन दी गई है। द रेशो बाय वॉल्यूम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। कई बच्चे गलत भी कराते हैं, कई बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट सही कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने बोला इन द रिएक्शन, जो आपको रिएक्शन दी गई है इसके अंदर उन्होंने बोला द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ N2 H2 एंड NH3, मतलब इसकी रेशो और इसकी रेशो आपको दे रखी है 1:3:2। इनके वॉल्यूम्स की रेशो दे रखी है स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखना, किसकी रेशो दे रखी है, हमें वॉल्यूम की रेशो दे रखी है। आगे दिस इलिस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, पहला आता है डेफिनेट प्रोपोर्शन, बिल्कुल गलत। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को तो ये फॉलो ही नहीं करेगा। द रीज़न इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये होता था उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड रहेगी, है ना, उसकी रेशो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे चले जाओ। लेकिन यहाँ पर वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो बी पार्ट है, देखिए बी पार्ट के अंदर वो कहता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता था, दो एलिमेंट्स चाहिए होते थे, है ना, और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मानती हूँ दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एक रिएक्शन है, तो ये भी क्या होगी, ये भी हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड क्या बन रहा है, एक NH3 बन रहा है, एक से ज़्यादा तो कंपाउंड नहीं बन रहा ना। अब देखिए थर्ड क्या आता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होता था स्टूडेंट्स, तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन यहाँ तो एलिमेंट्स दो हैं, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन हमारा आता है गैशियस वॉल्यूम, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि गैशियस वॉल्यूम में यही हम कहते थे भी एक फिक्स्ड रेशो ऑफ वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन अक्कर करती है, रिएक्शन अक्कर करती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मल कॉमनली भी सोचें तो वॉल्यूम की रेशो दे रखी है, तो ऑब्वियसली एक ऐसा लॉ ही होगा जो वॉल्यूम को फॉलो करेगा, तो गैशियस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये करवा चुकी हूँ, अब जिसने मेरा लेक्चर सुना है अच्छे से उसको ये ज़रूर याद होगा, मेरे नाइट्रोजन के शायद ऑक्साइड्स के बनवाया था एक क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या बोला है, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, भी ऑक्सीजन जो है उसकी डिफरेंट रेशो है, और वो क्या करता है उन वेरियस, मतलब वो ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन के साथ, कभी तो वो N2O5 बना रहा है, कभी NO3 बना रहा है, डिफरेंट ऑक्साइड्स बना रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है, सबसे पहला क्या ये रेसिप्रोकल लॉ है, सोचिए रेसिप्रोकल लॉ में हमें तीन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी और वो एक दूसरे के साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन करते थे। एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाती हूँ, जैसे ये कोई भी एक एलिमेंट ए है, ठीक है, बी है और एक सी है, ए बी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा, बी सी के साथ भी एक कंपाउंड बनाएगा और ए सी के साथ भी बनाएगा, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता था रेसिप्रोकल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात की गई है।
सेकेंड ऑप्शन आता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैं क्या कहती थी, भी 2 एलिमेंट्स चाहिए होते थे और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। 2 एलिमेंट्स है, पहली इसने कंडीशन को पूरा किया है। सेकेंड कंडीशन होती थी भी एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ पर देखिए वो क्या कहता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन जो है ऑक्सीजन के वो वेरियस ऑक्साइड्स बना रहे हैं, मतलब एक तो बना नहीं रहे, एक से ज़्यादा ही बना रहे हैं। सो कौन सा लॉ फॉलो हो जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अगर लॉ क्लियर है तो हम फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए क्वेश्चन 13, हाँ जी 12 क्वेश्चंस थे। चलो अब ये तो था स्टूडेंट्स 5th लेक्चर के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं हमारे 6th लेक्चर के बारे में। 6th लेक्चर जो है वो डील करता है विद एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है। मुझे ना मतलब इस लेक्चर में कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आई थी भी मैम जो इसमें आपने AMU डिफाइन किया है ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई, ये याद करनी है। सो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको मतलब समझाया है उसको आपने सिर्फ उतना ही समझना है, इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। जहाँ पर मुझे लगेगा भी हाँ यहाँ पर आपको बहुत इन डिटेल समझना है तो आपने देखा होगा वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया गया, और जहाँ पर मुझे लगता है भी नहीं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी है, एक इंट्रो देनी है, वही नेसेसरी है, तो मैं वहाँ पर वही टॉपिक समझाती हूँ ताकि आपको सिर्फ इतना ही जानना है, आप उतना ही जानिए। इन डिटेल जाएंगे सो यू विल बी कन्फ्यूज्ड, और इतने फार्मूला अभी फर्स्ट चैप्टर है ना, हमें हर फार्मूला को अच्छे से डील करना है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चंस जो हैं वो मैं प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ, ठीक है। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा जो लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन 2 क्या है, नेचुरली अकरिंग 3 स्टेबल आइसोटॉप्स। नेचुरली 3 स्टेबल आइसोटॉप्स अकर करते हैं नियॉन के, राइट। एक होता है यहाँ पर ना, एक्चुअली वहाँ पे लेक्चर मैंने 6 जो था वो नीचे किया था बट बाई चांस वो ऊपर हो गया, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो, इट इज़ 20, 21 एंड 22, ठीक है। तो ये नेचुरली अकरिंग 3 आइसोटॉप्स है, 20 नियॉन, 21 नियॉन एंड 22 नियॉन रिस्पेक्टिवली, और इनकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, 90.50%, 51% जो है वो 20th नियॉन की है, 0.21 21 की है, और 9.22 किसकी है, लास्ट वाले की है, 22 वाले की है। एवरेज एटॉमिक मास आपसे पूछा गया, आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है नियॉन का। सो एवरेज एटॉमिक मास का स्टूडेंट्स आपको मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया था, एवरेज एटॉमिक मास होता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाय 100 में क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये सारी जितनी भी अबंडेंस है ना इनको आप ऐड करोगे तो इसका सम 100 होता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली 100 लिख देते हैं। अगर आप 100 नहीं लिखना चाहते आप यहाँ पर लिख भी सकते हो टोटल ऑफ relative abundance, total of relative abundance। क्लियर है, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। यहाँ दोबारा लिख लीजिए, हाँ जी ये रहा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाय 100, या फिर आप टोटल सम ऑफ रिलेटिव अबंडेंस भी कर सकते हो। अब A1 क्या है स्टूडेंट्स, A1 है 20 है ना, इनटू आपकी क्या है x1 क्या दे रखी है, रिलेटिव अबंडेंस 90.51 प्लस A2 क्या है 21 इंटू x2 क्या है 0.27 ये लिखा, प्लस A3 क्या है स्टूडेंट्स, A3 आपके पास 22 इंटू 9.22 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर नियर अबाउट आ जाएगा 2.18 समथिंग, ठीक है, अप्रॉक्स इतना आंसर हमारा आ जाएगा। एक और चीज़ मैंने 20, 21, 22 क्यों लिखा है, क्योंकि एटॉमिक मासेस होते हैं, है ना। सो एटॉमिक मासेस A1 इज एटॉमिक मास एंड x1 इज द रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, रिलेटिव अबंडेंस पे ही है। कार्बन अकर्स इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ, कार्बन हम नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 और कार्बन 13 की फॉर्म में, ठीक है।
सो अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कार्बन 12, कार्बन 13 आइसोटॉप्स आपको मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ। इसका मतलब क्या है, कार्बन 12 का मतलब है इसका एटॉमिक मास 12 लेकिन एटॉमिक नंबर 6। कार्बन 13 का मतलब क्या है भी, इसका एटॉमिक मास 13 लेकिन एटॉमिक नंबर फिर से क्या है 6 है। तो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, है ना। सो कार्बन इस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एवरेज एटॉमिक मास आपको दे रखी है, इसने ट्विस्ट देखिए क्या किया है, एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया, कितना दे दिया स्टूडेंट्स, इसने 12.011 दे दिया। आपसे पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C12, इसकी बतानी है आपने परसेंटेज अबंडेंस। इसकी आप एक्स लेट कर लेते हैं, इसकी क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल परसेंटेज अबंडेंस 100 होती है ना। इसकी एक्स लेट कर लेते हैं, इसकी 100 माइनस एक्स लेट कर लेते हैं। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास ये होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन टोटल अबंडेंस। टोटल अबंडेंस 100 होती है। A1 कितना है स्टूडेंट्स, A1 होता है एटॉमिक मास, कार्बन 12 का एटॉमिक मास इंटू एक्स प्लस कार्बन जो इसका एटॉमिक मास है कितना है 13 इंटू इसकी अबंडेंस कितनी है 100 माइनस एक्स लेट की हमने, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए 12x प्लस 1300 माइनस 13x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू क्या है इसका, इज इक्वल्स टू इसका एवरेज एटॉमिक अपना वो है, इसको मैं एक मिनट इरेज कर रही हूँ यहाँ से, हाँ जी। सो इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि हमें कितना दे रखा है 12.011। एक बार इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे इरेज करूँगी। ये हमें दे रखा था एवरेज एटॉमिक मास, ये किसके इक्वल होता है A1x1 प्लस A2x2 के। हमने x1 को x लेट कर लिया और x2 को 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल अबंडेंस 100 होती है तो एक को x ले लिया, दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। और यहाँ A1 A2 के उनके एटॉमिक मासेस जो कि 12 और 13 हमें दे रखे थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करती हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ आपके लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इस 100 को मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, इसके डेसिमल नीचे लिख देते हैं 1000 और 100 मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल्स टू 12x माइनस 13x क्या हो जाएगा माइनस x प्लस क्या है ये 1300, है ना। अब देखिए यहाँ से दो जीरोस कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1201.1, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1300। एक्स को इधर ले आइए और इस वैल्यू को उधर ले जाइए, एक्स क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1201.1, यहाँ पॉइंट है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9, यहाँ पे 9 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 98.9। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन 12 है वो कितनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 98.9% इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। तो कार्बन जो अपना नेक्स्ट हो जाएगा 13 हो जाएगा, उसकी कैसे निकालेंगे 100 माइनस एक्स करके उसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल था, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉमनली आज डाउट्स हैं, जो बच्चों ने पूछे हैं, उन्हें प्रॉब्लम हुई है, मतलब उनको डाउट थे भी मैम हमारा आंसर ये आ रहा है और आपका ये आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी एंड आई एम वेरी हैप्पी भी मेरे स्टूडेंट्स ने वो गलती चेक करी, मुझे बताई, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाई कमेंट का क्योंकि मुझे था मैंने वीडियो तो बनाई देनी है, तो उस टाइम में ये चीज़ डिस्कस कर ही लूँगी। सो यहाँ देखिए इस केस में मैंने क्या किया, आपको क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दिए गए थे जिनके एटॉमिक मास यूनिट कुछ इतने इतने हैं और उनके अबंडेंसेस दे रखी थी। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता के हटी हूँ भी एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A1x1 प्लस A2x2 डिवाइडेड बाय 100। तो मैं उस टाइम पर स्टूडेंट्स मैं 100 ही बोल, जैसे मैंने आपको सीधा बोला भी ये फॉर्मूला लगाइए आंसर निकालिए, तो मैंने फटाफट से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बोली भी रिलेटिव अबंडेंस का टोटल 100 होता है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए आपने भी क्या करना है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ रिलेटिव अबंडेंस आपको दे रखी है 0.755 और 0.245,
इसका मतलब इसको जब आप ऐड करोगे तो रिलेटिव अबंडेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ना कि 100। तो ये चीज़ भी चेक करनी है। मोस्टली केसेस में 100 होती है, इसीलिए हम सीधा 100 डाल के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतना इन डिटेल नहीं जाते। बट इन सम केसेस जैसे इतने डेसिमल का ध्यान रखा गया तो आपको चेक करना है भी यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ इनका टोटल आएगा और वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, ठीक है। और जिन बच्चों ने किया है, करेक्ट किया है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आपका सिर्फ पॉइंट्स डेसिमल में फ़र्क आ रहा होगा, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब आता है हमारा, ये तो क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया था ये लेक्चर नंबर 6 से रिलेटेड था। अब आता है हमारा लेक्चर नंबर 7, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक, इस वीडियो लेक्चर के डिस्कशन का। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में, फॉर्मूला मास के बारे में, और रिवीजन है एटॉमिक मास की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को एटॉमिक मास में प्रॉब्लम थी तो मैंने इसके अंदर डिस्कशन करी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ 6 लेक्चर देखे उनको कन्फ्यूजन है, अभी क्लियर नहीं हुआ, वो 7th लेक्चर ज़रूर देखिए, उसके अंदर मैंने आपको क्विक रिविजन में फिर से दोबारा उसे एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं अभी होमवर्क जो मैंने इसके अंदर आपको दिया था उसमें कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। सो सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। आपसे पूछा गया था अभी इनके अंदर आपने मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 4th हमारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4th क्या है, देखिए क्वेश्चन 4th है H3PO4। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो या तो आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने बताया था अगर आप बेसिक से इसे कर रहे हो तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है प्लस फॉस्फोरस 1 है तो 1 इंटू फॉस्फोरस का जो मास होता है प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं तो 4 इंटू ऑक्सीजन का जितना मास होता है ना। या तो आप डायरेक्टली सीधा कर लेते हो अगर आपको एटॉमिक मासेस याद है, लेकिन अगर आपको बेसिक से देखना है तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है तो 3 इंटू 1 प्लस फॉस्फोरस का स्टूडेंट्स होता है 30.9 तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 31 ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम क्लोरीन का 35.5 होता है तो उसको हम 36 ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको राउंड ऑफ के टाइम पे भी सिखाया था अभी अगर 5 से ज़्यादा बड़ा डिजिट है तो वो शिफ्ट करेगा। हाँ 5 है तो उसको वैसे का वैसे रहने दो क्योंकि क्लोरीन का वो फिक्स होता है, क्लोरीन में हम राउंड ऑफ नहीं करते, हम डायरेक्ट वही लेते हैं क्योंकि हमने जब एवरेज एटॉमिक मास निकाला था क्लोरीन का तो वो एग्जैक्ट 35.5 आया था इसलिए। तो यहाँ पर हम फॉस्फोरस का 31 लेते हैं, कई बुक्स में आपको 31 देखने को मिलेगा, कई में एग्जैक्ट 30.9 देखने को मिलेगा। अब देखिए ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स होता है 16 तो 4 इंटू 16 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 31 प्लस कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 64 यानी कि 98। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास, इसको आप ग्राम्स में भी लिख सकते हो है ना, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सो 98 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर सेकंड पार्ट क्या है, देखो तो ये स्टूडेंट्स अब आता है 5th क्वेश्चन। देखिए हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, C12H22O11 है ना। अब इस केस में कैसे निकालेंगे, क्या है C12, इसे ऐसे लिख लीजिएगा H22O11, वो टाइपिंग में थोड़ा सा ऐसे हो गया इस वजह से ऐसे है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट्स, 12 कार्बन है ना, सो 12 इंटू कार्बन का मास प्लस कितने अपने वो है हाइड्रोजन 22, सो 22 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस कितने ऑक्सीजन है 11, सो 11 इंटू ऑक्सीजन का मास स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 इंटू कार्बन का, 12 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 ही होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, सो 22 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, सो 11 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सो ये होता है 144, 12 इंटू 12 है ना, और ये होगा 22 और मेरे हिसाब से ये 176 होना चाहिए, बट फिर भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते ताकि गलत ना हो। हाँ जी, सो ये 176 है प्लस 176 कितना हो जाएगा, ये 166 प्लस 176 यानी कि 12 1 कैरी 342 ग्राम्स, कितना हो गया 342 ग्राम्स आ गया। मैंने आपको बोला भी हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 12 इंटू कार्बन का प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन का प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का मास, तो इससे हमारा कितना आ गया 342 ग्राम्स आंसर आ गया। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, C6H12O6, इसका कैसे निकालेंगे, इसे ऐसे लिख लीजिए C6H12O6, क्योंकि टाइपिंग की है तो ये ऊपर चला गया है डिजिट, इस वजह से। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू कार्बन का मास प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास। क्लियर है ना। अब कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 6 इंटू 16। सो इसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी हाँ जी, सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। सो आएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 है ना। सो इट इज़ 108 एंड 72। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 84 प्लस 96 180, कितना हो जाएगा ये 180 ग्राम्स हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये क्या आ गया 180 हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया फॉर C6H12O6। सिंपल सा था, बस क्या करना होता है उसके नीचे वाले को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, भी जितने एटम्स है इंटू 1 का जितना होता है, राइट। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। होप सो आपके आंसर सही होंगे, बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये वाला टॉपिक। अब देखिए क्वेश्चन 9 क्या आता है जो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था। मैंने आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, आपने निकालने हैं कितने ग्राम एटम्स प्रेजेंट है किसमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए अगर यहाँ नाइट्रोजन गैस लिखा होता तो हम उसे N2 लेते, यहाँ लिखा है नाइट्रोजन तो हम N लेंगे, ठीक है, तो हम उसे N लेंगे। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स is equals to mass of given substance upon molecular mass। यही होता है ना, मास जो आपको दे रखा है उसका अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास करते हो तो आंसर आ जाता है। मास कितना दे रखा है, या फिर मैं कहूँ मास ऑफ ग्राम एटम्स जो कि गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ कितने आपको मास दे रखा है 1.4 ग्राम दे रखा है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का 14 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 1/10 यानी कि 0.1। क्या आंसर हो जाएगा 0.1 ग्राम एटम्स प्रेजेंट है किसमें 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में। क्लियर है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है आपने, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स दे रखा है। नंबर ऑफ ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला होता था स्टूडेंट्स, मास जो कि ग्राम्स में है, मास ऑफ गिवन जो आपको दे रखा होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दे रखे हैं कितने 1.2 ग्राम्स, 1.2 ग्राम एटम्स। मास आपको गिवन का नहीं दे रखा, आपको निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है। उसने कहा ना कैलकुलेट द मास ऑफ 1.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका तो निकालना है मास, और अब हमें मॉलिक्यूलर मास पता है। ऑक्सीजन का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, सॉरी यहाँ से ऐसे हो गया। सो ये स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन के क्या होता है 16 होता है ना। तो ऑक्सीजन का ओनली O का, सो इसका मास क्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू मास, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 19.2। 19.2 ग्राम क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा ऑफ 1.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सेम वही फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। सो बस मास आपको निकालना था, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का O का 16 होता है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपको दे रखे थे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं अब
उस स्टूडेंट का नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी का नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते हैं, पर ये जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो और सॉल्व करके डाउट पूछ रहे हो तो अच्छा लगता है, हाँ आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक, है ना। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आई ताकि अगर एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा है तो ये सारे स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा भी हाँ जी आपने अपना लेवल बढ़ा लिया है, आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे स्टूडेंट, सबसे पहले चीज़ तो आपने ये करनी है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखना है, मैं डिक्टेट करूँगी, आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है भी आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होना चाहिए, और फिर अभी मैं इसे सॉल्व करवाने वाली हूँ, अभी करवाऊंगी 2 मिनट में, लेकिन आप फिर चेक भी करेंगे भी कि आपका और मेरा आंसर और जो थिंकिंग की पावर है भी, आपने ये कंसेप्ट सोचा, मैंने भी यही कंसेप्ट सोचा, क्या वो कंसेप्ट सेम है या नहीं है, ठीक है। सो हम वो भी चीज़ चेक करेंगे। सो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ, 10 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एक्स, मैं साथ साथ हल्का फुल्का लिखती रहूँगी ताकि आपको थोड़ा नॉलेज होती जाएगी। 10 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एक्स, ठीक है। अब 10 ग्राम एक ऑक्साइड है, 10 ग्राम का कोई ऑक्साइड है, ठीक है, ऑफ एक्स कंटेन्स 5 ग्राम, 10 ग्राम का एक ऑक्साइड है जिसमें एक्स जो है वो 5 ग्राम प्रेजेंट है इस ऑक्साइड में। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना, तो X और O प्रेजेंट होंगे जिसमें से X जो है वो 5 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। वाइल 8 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड, 8 ग्राम एक और ऑक्साइड है, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज, सेम ही स्पीशीज है, कंटेन्स 3.2 ग्राम ऑफ X। अब इधर X कितना प्रेजेंट है, 3.2 ग्राम है, और ये भी ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी बना होगा, मतलब 2 एलिमेंट्स कौन सा है, एक है X और एक है O, जिसमें से पहली स्पीशीज़ तो टोटल 10 ग्राम की है जिसमें से X जो है 5 ग्राम है, और दूसरी स्पीशीज़ में X जो है वो 3.2 ग्राम्स है। अब आता है विच लॉ इज इंडिकेटेड इन दिस डाटा, इस डाटा में कौन सा लॉ इंडिकेट हो रहा है। देखिए पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सोचिए क्या इसमें कहीं पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हुई है, कहीं पर भी आपको ये कहा गया है भी मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको कोई रिएक्शन नहीं उसने बैलेंस करके दी, उसने इतना बोला भी एक कंपाउंड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया, ए ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए सेकेंड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता था, आपने क्या करना होता था, 2 एलिमेंट्स हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, प्लस उसमें ये भी होता था भी एक एलिमेंट फिक्स होता है और दूसरे का होल नंबर रेशियो होती है, यही होता है ना, कोई बात नहीं। पर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता था भी, आप कहीं पर भी जाओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो सेम रहेगी, वाटर के केस में ऐसे समझाया था ना, क्या यहाँ पर किसी की भी रेशियो सेम है, नहीं, यहाँ तो X 5 ग्राम है, वहाँ 3.2 है, सेम तो नहीं है ना, दोनों की रेशियो तो सेम नहीं है ना, अलग अलग अमाउंट में अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता था, आपको याद होगा, रेसिप्रोकल के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। जब मैं ट्रायंगल सा बनाती थी और मैं कहती थी तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल भी गलत हो गया। अब आंसर तो हमें पता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करेक्ट है, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको बताती हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है भी 2 एलिमेंट्स हैं X और O, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक कंपाउंड उसने पहले बनाया जो कि 10 ग्राम का था और एक और कंपाउंड उसने बनाया जो कि 8 ग्राम का था, ठीक है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन डेप्थ जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तो फिक्स होती है रेशियो, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है ना। अगर आप चेक भी करना चाहते हो भी फिक्स है या नहीं, तो 10 ग्राम X है तो ऑक्सीजन 5 ग्राम, मतलब X 5 ग्राम है तो ऑक्सीजन भी 5 ग्राम होगा क्योंकि टोटल 10 ग्राम था। यहाँ X 3.2 है, टोटल 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8। तो आप चेक कर लो क्या रेशो सेम है, नहीं, रेशो बिल्कुल भी सेम नहीं है, यहाँ 1:1 है, लेकिन यहाँ तो 1:1 आ ही नहीं रही, यहाँ तो 2:3 आ रही है ना। तो इस वजह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो हो ही नहीं सकता, ना ही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो ये स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा ये वीडियो लेक्चर था यानी कि 5th लेक्चर टू 7th लेक्चर वो समअप होता है। सो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी करवा दिए, होमवर्क वाले जो स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे हैं वो भी करवा दिए हैं, और आई होप सो आपने इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में पहले ही लिखा होगा, चेक किया होगा। अब एक चीज़ मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन में भी आपके कितने करेक्ट हुए मार्क्स वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैंने प्रीवियस वालों के जितने अभी तक आए हैं
आई हैव रिप्लाइड टू देम, मैंने उन्हें रिप्लाई किया है भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड वर्क एंड ऑल दैट। किसी का गलत है तो मैंने ये भी कहती हूँ भी अगली बार पूरे होने चाहिए, और अब मैं वेट करूँगी भी इस बार किसके पूरे हैं। और अगर इस बार भी नहीं होते सारे करेक्ट, कोई इशू नहीं है, अभी तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, है ना, आगे हमने बहुत बढ़ना है, तो फर्स्ट चैप्टर ही है। सो टेंशन नहीं लेनी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, आगे हम उसे इम्प्रूव करेंगे। अभी तो फाइनल पेपर नहीं है, अभी गलतियां कर लेंगे चलेगा, फाइनल में गलती हमें नहीं करनी है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट तो करके बताना कैसा लगा, ठीक है, मज़ा आता है देखने में भी, हाँ जी अच्छा लगा या नहीं लगा। और शेयर ज़रूर करना स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट।